नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रारंभिक जीव विज्ञान से संबंधित टॉप 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में प्रारंभिक जीव विज्ञान दिया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान क्या है? देखिए दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। पूछा जाता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस वैज्ञानिकों ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों अरस्तु को ही कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं, यहां से प्रश्न बन जाता है एग्जाम में। देखिए दोस्तों, पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन के अध्ययन से संबंधित है, याद रखिएगा। दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के अध्ययन से संबंधित है। तीसरा है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर दोस्तों मत्स्य पालन का अध्ययन से संबंधित है। चौथा है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी दोस्तों कवकों के अध्ययन से संबंधित है। और पांचवा है फाइकोलॉजी, ये शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। कुछ और देख लेते हैं। एंथोलॉजी की बात करते हैं। एंथोलॉजी दोस्तों ये पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है। और पोमोलॉजी ये फलों के अध्ययन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी इसके अंतर्गत दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान से देख लीजिए, इसी से रिलेटेड प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा। डेंड्रोलॉजी की बात करते हैं तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। और ओफियोलॉजी दोस्तों सर्पों के अध्ययन से संबंधित है। सारोलॉजी की बात करते हैं तो यह छिपकलियों के अध्ययन से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर ये उद्यान विज्ञान से संबंधित है। और फ्लोरिकल्चर दोस्तों फूलों की खेती से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। पूछा जाता है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का अध्ययन किया जाता है। और वृक्ष संवर्धन में वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन किया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य देखते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इसकी खोज दोस्तों 1683 ईस्वी में हालैंड के एंटोनी ल्यूवेनहाक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहाक ने जीवाणु की खोज की थी, पूछा जाता है। और जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहाक को कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषाणु की बात कर लेते हैं, जिसे वायरस कहा जाता है। विषाणु की खोज दोस्तों रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में की। तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखते चलिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको समझते हुए चलिए, उसके बाद इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। विषाणु को दोस्तों सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। पूछा जाता है सजीव और निर्जीव की कड़ी किसे कहा जाता है? तो विषाणु को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और HIV द्वारा होने वाला रोग दोस्तों एड्स है। एड्स वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, इसे ध्यान रखिएगा। इबोला क्या है? पूछा जाता है, इबोला भी एक वायरस ही है। और सार्स क्या है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो सार्स भी एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खसरा दोस्तों, खसरा की बात कर लेते हैं। तो खसरा विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। और जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग ये विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। पूछा जाता है जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पूछा जाता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और कवकों से होने वाला रोग एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद आदि है। ठीक है, कवकों से होने वाला रोग एथलीट फुट, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है, इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया है। और नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन भाग खाया जाता है। पूछा जाता है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन भाग खाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, कुनैन सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ये सभी तथ्य इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखते हुए चलिए। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है और बांस को दोस्तों घास में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए बांस कोई वृक्ष नहीं है, ये घास के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जैंथिन है। पूछा जाता है पपीते में पीले रंग का कारण क्या है, तो कैरिका जैंथिन है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए दोस्तों, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, मतलब भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं अपने लिए, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफिल पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका रंग हरा होता है। पूछा जाता है क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, तो पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अग्नि नीरजा रोग दोस्तों सेब से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अग्नि नीरजा रोग सेब से संबंधित है। और आलू में ब्लैक हार्ट का कारक ऑक्सीजन की कमी है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। और करनाल बंट गेहूं की एक बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जाइलम की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह ऊतक पौधों के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन करने का काम जाइलम का होता है। तो जाइलम का काम क्या है, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन करना। आगे बढ़ते हैं, किसी पौधे की आयु पता करनी होती है तो जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। याद रखिएगा, पौधे की आयु ज्ञात करनी होती है तो जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्लोएम की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है और पत्तियों ने जो भोजन बनाया है उसे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम ऊतक का होता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पोषक पदार्थों का संवहन करना इसका मुख्य कार्य है, किसका, फ्लोएम का। फ्लोएम का कार्य है पोषक पदार्थों का संवहन करना। ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों कोशिका। कोशिका के जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। किसकी, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है कोशिका। आगे बढ़ते हैं, एंटोन वान ल्यूवेनहाक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। किसने, ल्यूवेनहाक ने। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। पूछा जाता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। दोनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, माइटोकांड्रिया की खोज 1886 में आल्टमैन ने की थी। पूछा जाता है माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी, तो आल्टमैन ने की थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। और पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जलमंडल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेड डाटा बुक में दोस्तों संकटापन्न पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। संकटापन्न पादप और जीव जंतु दोनों का विवरण दिया गया है। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रक्त समूह की खोज दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में की थी। और मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। रक्त समूह ओ को दोस्तों सर्वदाता कहते हैं और रक्त समूह ए बी को क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। पूछा जाता है रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसे ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा की बात कर लेते हैं तो यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है और प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.1% ग्लूकोज होता है।
तो प्लाज्मा के बारे में ध्यान रखिएगा, इसमें 90% जल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। और मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये सामान्य चीजें हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। और मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, इसे ध्यान रखिएगा, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। पूछा जाता है लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली या प्लीहा करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या प्लीहा करता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, इसको याद रखिएगा। और मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथ पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसे भी याद रखिएगा। और मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है और यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र होता है। तो सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। और भोजन का प्रमुख अंग दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है। और शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है। पूछा जाता है शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है। और भोजन का प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है। और शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत दोस्तों गाजर है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित रहता है। पूछा जाता है विटामिन ए कहां भंडारित रहता है? तो यकृत में भंडारित रहता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, यह भी पूछा जाता है। और टाइफाइड से दोस्तों क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है, इसे ध्यान रखिएगा। रक्त का थक्का बनाने में दोस्तों विटामिन के मदद करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीलिया दोस्तों यकृत को प्रभावित करता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रेबीज की बात करते हैं तो रेबीज दोस्तों ये विषाणु जनित रोग है, इसे ध्यान रखिएगा। और जीका वायरस मच्छर द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। पूछा जाता है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो मच्छर द्वारा। कौन सा मच्छर होता है? एडिस मच्छर होता है। जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। और काली मौत प्लेग को कहा जाता है। पूछा जाता है काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग को कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से दोस्तों टॉप 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो केवल प्रारंभिक जीव विज्ञान से संबंधित है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। आपको इसका उत्तर बताया गया है थ्योरी सेक्शन में। ऑप्शन है अरस्तु, पुरकिंजे, वान मॉल, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, पुरकिंजे। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों आपको बताया गया था पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती के अध्ययन से संबंधित है वृक्ष संवर्धन। वृक्ष संवर्धन दोस्तों वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जल्दी से आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है।
तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मधुमक्खी पालन को सेरीकल्चर दोस्तों नहीं कहा जाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं और सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका? रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट है। बाकी सभी ऑप्शन, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, फलों की खेती पोमोलॉजी यह भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने, लैम्बल ने, टेमिन ने, ल्यूवेनहॉक ने। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों आपको बताया गया था जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी? 1683 में की थी। इसे ध्यान रखिएगा, जीवाणु विज्ञान का पिता भी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी? स्टॉकमैन, इवानोव्स्की, स्टैनले, स्मिथ। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इवानोव्स्की ने। विषाणु की खोज दोस्तों इवानोव्स्की ने 1892 में की थी, इसे याद रखिएगा। विषाणु को दोस्तों सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एड्स का कारण है बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। किसके कारण एड्स होता है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वायरस। एड्स दोस्तों वायरस के कारण होता है, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सार्स क्या है आपको यह बताना है। ऑप्शन है संगठन है, विषाणु जनित रोग है, युद्धपोत है, संचार प्रणाली है। क्या है आपको यह बताना है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों आपको बताया गया था कि सार्स एक विषाणु जनित रोग है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, या प्रोटोजोआ, या विषाणु। जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग दोस्तों विषाणु के कारण उत्पन्न होती है, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, निमेटोड। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कवक। एथलीट फुट नामक बीमारी दोस्तों कवक से उत्पन्न होती है, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तना है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। इसमें कौन सा तना है आपको यह बताना है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, अदरक। अदरक क्या है? एक तना है, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन है कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेशिया, ग्लोरी लिली। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रेफ्लेशिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प दोस्तों रेफ्लेशिया है, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन भाग खाया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? ऑप्शन है जड़, फल, बीज, छाल। किसमें पाई जाती है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, छाल। कुनैन दोस्तों सिंकोना पादप के छाल से प्राप्त होती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है आपको यह बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? वृक्ष में, घास में, झाड़ में, या किसी में नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों आपको बताया गया था बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जैंथिन है। क्या है? कैरिका जैंथिन है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है?
जल की, पर्णहरित की, धूप की या इनमें से सभी? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों जल की आवश्यकता होती है, पर्णहरित की भी आवश्यकता होती है और धूप की भी आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कौन है? जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्लोरोफिल। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह क्लोरोफिल है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? आपको यह बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से, नारंगी से, अंगूर से, नारियल से? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सेब से। अग्नि निर्जा रोग दोस्तों सेब से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक ऑक्सीजन की कमी है। क्या है? ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, करनाल बंट एक बीमारी है। किसकी बीमारी है? धान की, मटर की, राई की या गेहूं की? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गेहूं की। करनाल बंट दोस्तों गेहूं की एक बीमारी है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेड़ पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जल वहन के लिए। जाइलम का कार्य पेड़ पौधों में जल का वहन करना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आहार वहन के लिए। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य दोस्तों आहार वहन के लिए होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था एक वृक्ष की आयु का पता वार्षिक वलयों की गिनती करके लगाया जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं, कौन है? आपको यह बताना है। रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो ड्यूवरिस या ग्रेगर मेंडल? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल हैं, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह जिसे पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोलम, गाल्जी काय? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है। अल्टमैन ने, डी डुबे ने, पेलेट ने या टी बोवेरी ने? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों अल्टमैन ने की थी। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है आपके सामने, फोबर्स ने, वर्नाडस्के ने, थीनेमैन ने, टेंसले ने? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली सबसे पहले टेंसले ने प्रस्तुत की थी। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, क्या है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए।
तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जलमंडल। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जलमंडल है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन संकटापन्न पादप और जीव जंतु। इसका वर्णन दोस्तों रेड डाटा बुक में किया गया है, इसलिए दोस्तों बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, संकटापन्न पादप और जीव जंतु। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का, स्तनधारी का, चमगादड़ का या मछली का? आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पक्षी। आर्निथोलॉजी में दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। रक्त समूह का आविष्कारक है, रक्त समूह के आविष्कारक कौन है आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों रक्त समूह के आविष्कारक लैंड स्टीनर है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे रक्त होता है, क्या होता है? क्या एक संयोजी ऊतक है या एक उपकलित ऊतक है या दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एक संयोजी ऊतक है। रक्त दोस्तों एक संयोजी ऊतक है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत जल का होता है प्लाज्मा में? आपको यह बताना है। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग 90% होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 46। एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 46 होती है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आसान प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 206। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों आपको बताया गया था मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? आपको यह बताना है। रक्त समूह बी, रक्त समूह ओ, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ए? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन रक्त समूह ओ जो होता है ये सार्वत्रिक दाता होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? जल्दी से आप लोग बताइए। प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आरबीसी के कारण या डब्ल्यूबीसी के कारण? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में लाल रंग दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तिल्ली, फेफड़ा, हृदय या यकृत? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन तिल्ली या प्लीहा। मानव शरीर में दोस्तों रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली या प्लीहा करता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग क्या होता है मनुष्य के मस्तिष्क का? आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग
प्रमस्तिष्क होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पीयूष। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ऑप्शन है यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्रंथि। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पिट्यूटरी। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य हृदय में कक्षा की संख्या है, कितने कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में? तो आपको दोस्तों बताया गया था मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सेरेब्रम किससे संबंधित है? आप लोग जल्दी से बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क, नाड़ी, किससे संबंधित है सेरेब्रम, आपको यह बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मस्तिष्क। सेरेब्रम दोस्तों ये मस्तिष्क से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन का प्रमुख अंग है, ऑप्शन है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। भोजन का प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक क्या है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक दोस्तों फ्रक्टोज होता है, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। जल्दी से आप लोग बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन आपके सामने है गाजर, बैगन, नींबू, चावल। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है, कहां भंडारित रहता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए दोस्तों यकृत में भंडारित रहता है, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग फैलता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, आपको यह बताना है। साइट्रिक अम्ल, स्कर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों एस्कर्बिक अम्ल होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, आपको यह बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन टोकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों टोकोफेराल है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, फोलिक अम्ल। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चूहा द्वारा, मच्छर द्वारा, झींगुर द्वारा, खरगोश द्वारा, किसके द्वारा संचारित होता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मच्छर द्वारा। जीका वायरस दोस्तों मच्छर द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है, आपको यह बताना है। जल्दी से आप लोग बताइए, थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन एडिस मच्छर। जीका वायरस का वाहक मच्छर दोस्तों एडिस मच्छर है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, काली मौत किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है कैंसर, प्लेग, एड्स, मलेरिया। काली मौत किसे कहते हैं, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, प्लेग को काली मौत कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेबीज क्या है?
क्या कृमि जनित रोग है या विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है या इनमें से कोई नहीं? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विषाणु जनित रोग है। रेबीज क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, प्लीहा या पित्ताशय। किसे प्रभावित करता है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यकृत को। पीलिया रोग दोस्तों यकृत को प्रभावित करता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।